गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं अपनी लेक्चर नंबर 18 और 16वीं विविध हमारी कंटिन्यू चली रही है। अभी इसके 2 सवाल और बचे हुए हैं, तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं और 3 सवाल होते ही हमारी ये विविध कंप्लीट हो जाएगी। तो 16वीं प्रश्नावली हमारी कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखिए, तरीका हमारा वही चल रहा है कि बुक को आप हमेशा अपने सामने रखें और फिर जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए इसमें क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, एक शंकु के आकार का बर्तन है और उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 है। तो एक शंकु के आकार का बर्तन है, ये ऐसे हो गया और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ऊंचाई 18 है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो गई, ये भी ठीक है। ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, पानी से पूरा भरा हुआ है। अब देखिए बात वही आ रही है, पानी नाम आ जाए, आपको कई बार मैंने अब बता दिया और अब तो हम प्रश्नावली ख़त्म कर चुके हैं, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि जैसे ही पानी की बात आती है, लिक्विड की बात आती है, किसी भी द्रव पदार्थ की बात आती है, तो इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सबको पता भी होगा। तो आयतन की बात हो रही है। फिर उसके बाद बोला कि इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। मतलब इसमें पानी भर दिया है ना, और उस पानी को 5 सेंटीमीटर का एक बेलनाकार बर्तन है, इस तरह का त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन है और इसके अंदर जो पानी भरा है ना वो इसके अंदर डाल दिया। जब वो पानी इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे इसके अंदर वो पानी भर गया, फिर इसने ये बोला कि बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब इस पानी को आपने इसके अंदर डाल दिया, पहले तो देखो इसमें पानी की बात हो रही है तो इसका आयतन हो गया, फिर इस पानी को इसके अंदर डाल दिया। तो मैंने आपको खूब कई बार ये बात बताई थी, कोई भी चीज़ भरी जा रही है, कोई भी चीज़ निकाली जा रही है, कोई आयतन मतलब कोई लिक्विड की बात हो रही है तो हर बार आयतन होगा। क्लियर है? तो यहाँ का आयतन निकाल के इसके अंदर डाल दिया, फिर आपको इस ऊंचाई के बारे में बताना है कि ये ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम इसको आगे करते हैं। तो जैसे पहले यहाँ लिख दिया कि शंकु की त्रिज्या हमको दे रखी है, शंकु की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गई है ना। इसकी त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस 18 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई को हम H1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, R1 स्क्वायर और H1। क्यों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार त्रिज्या आएगी, इसमें भी त्रिज्या आएगी, इसमें भी आएगी, ऊंचाई इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, है ना। तो इस ऊंचाई को हम H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा R1 और H1 आ जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको हल कर देते हैं। तो 1/3 आया, 22/7 आया, R1 की जगह पर आ रहा है 10 × 10 और H1 की जगह पर आ गया 18 घन सेंटीमीटर। कुछ नहीं काटना, ऐसे ही छोड़ देना है अभी, ठीक है। कई बार हमको दिखता है कि भाई कुछ चीज़ें कट रही हैं, साफ दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, अपने आप कटेंगी कुछ चीज़ें। तो ये शंकु का आयतन हो गया। अब आयतन का मतलब है कि पानी, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी को निकाल के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो जो पानी इसके अंदर आया, मतलब जो लिक्विड इसके अंदर आया, जो पानी इसके अंदर आया वो कितना था, जो इसमें से आया, इसमें से तो भरा है, तो इसका आयतन कितना है ये, यानी इतना ही पानी इसके अंदर गया। तो मतलब बेलनाकार शेप इससे तो बन रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे, पहले तो हम इसको मान लेते हैं कि जो हमें दिया गया है कि बेलन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, ये मान लिया हमने H2, ये है नहीं, H2 सेंटीमीटर मान लिया, ये R2 है, इसको R2 मान लिया, ठीक है। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब देखिए बेलन का आयतन कितना है संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में बेलन का आयतन इतना ही है जितना कि शंकु का था। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18 आ गया।
अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला रखिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ H2 हो जाएगा, और ये 1/3 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18, इनमें मान रखिए। तो वैसे भी कर सकते हैं हम सीधा ही कि भाई 22/7 रख दिया, R2 की जगह पर वैल्यू हमारे पास है, तो 5 गुणा 5 गुणा H2, फिर 1/3 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18, ये चल रहा है। ठीक है, अब इनको 22/7 है, ये वाला 22/7 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचे दोनों 5 × 5, इसको हटा के इसके नीचे भेज दीजिए। तो H2 की वैल्यू आ गई 1/3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18, और बटे में आ रहा है 5 गुणा 5। सही है, अब काट दो इसको। 2 से ये 5 से कट गया, ये 2 बार, ये 5 से कट गया 2 बार, 3 से ही कट गया 6 बार, कितने बच गए 6, 2 6 का गुणा 2 से, फिर 2 का गुणा 2 से, तो 6 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 24। क्या है ये, सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई आ जाती है, यानी पानी बेलनाकार बर्तन में कितना ऊपर चढ़ गया, तो 24 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया। ठीक है, बस ये आपका सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए अब 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन पे आता है कि यदि 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर मोम के एक घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर वही बात आ रही है कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम सिचुएशन आई। एक आकृति है, उस आकृति को पिघला दिया, फिर दूसरी आकृति बन रही है। तो जो पहले आकृति हमको दी गई है वो घनाभ के आकार की है। 3 नाप उसके अंदर दे रखी हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। या तो ये नाप हमारे पास आई। पहले तो ये नाप दे रखी है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, और 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। ठीक है, इसको पिघलाकर, भाई मोम का एक घनाभ है, घनाभ का एक टुकड़ा है और वो मोम के आकार का है। अब इससे मोमबत्ती बनानी है, तो मोमबत्ती कब बनेगी? मोमबत्ती की जो आकृति है वो मोमबत्ती की आकृति कैसी होती है भाई, सबने देख रखी है। मोमबत्ती कैसी होती है? मोमबत्ती बेलनाकार होती है ना। अब इससे ये बनेगी, कैसे बनेगी? तो पहले तो इसको पिघलाना पड़ेगा ना, इसको पिघलाएंगे, ये लिक्विड बन जाएगा। फिर इस प्रकार के बहुत सारे सांचे होंगे हमारे पास, उस मोम को सांचों में भर देंगे, और जो सांचे तैयार हैं पहले से उसी में उसको भर देंगे, तो मोमबत्तियों की संख्या आ जाएगी। एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती है, उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो त्रिज्या दे रखी है, मोमबत्ती की त्रिज्या, व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। अब उसकी लंबाई पूछ रहा है, बस कि लंबाई बताइए इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो सेम सिचुएशन है। तो हमें ये दिया हुआ है, इससे पहले हम आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद जो आयतन होगा वो भी इसी बेलन का आयतन आएगा। इस बेलन के आयतन में त्रिज्या, इसका व्यास दिया हुआ है, इससे त्रिज्या बना लेंगे, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का मान निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो पहले हम काम करते हैं इसके लिए कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 11 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दे दी 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी 2.5 सेंटीमीटर। हो गया, ये काम हमारे पास आ गया। उसके बाद में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई। अब इसका आयतन निकालिए। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला भूल तो नहीं गए? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें मान रखिए
तो लंबाई की जगह पर 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह पर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह पर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो इनका गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, अभी ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो ये घन सेंटीमीटर आ जाता है, हो गया। उसके बाद में अब ये लिक्विड है, तरल पदार्थ है ना, इस तरल पदार्थ को इसके अंदर डाल दिया तो इसमें जितना लिक्विड प्राप्त हुआ वही तो गया है इसके अंदर। क्लियर बात है ना, इसके अंदर जितना लिक्विड है वही इसके अंदर गया, यानी बेलन का आयतन भी कितना हुआ, इतना ही हुआ। तो यहाँ लिखते हैं, पहले हम इसकी त्रिज्या वगैरह लिख देते हैं कि हमें दिया है बेलन का व्यास, ये दिया है। तो बेलन का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो गई 1.4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई, सही है। और त्रिज्या है तो आर ही ले लेते हैं इसको, 2 बार त्रिज्या तो आई नहीं। और ऊंचाई इसकी एच ले लेते हैं, ऊंचाई बराबर एस सेंटीमीटर। अब हमारे पास है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना है, इतना ही, घनाभ के आयतन के बराबर। जो लिक्विड प्राप्त हुआ वही लिक्विड तो गया है उसके अंदर। तो यहाँ लिख देंगे कि बेलन का आयतन, बेलन मतलब मोमबत्ती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। मोमबत्ती जो होती है बेलनाकार आकृति की होती है ना। वैसे तो अब आजकल जो सांचे बनते हैं वो तो कई टाइप की मोमबत्ती बनती हैं, घनाभ के आकार की बनती हैं, गोलाकार भी बन जाती हैं। पर नॉर्मली जो बेसिक होता है, डिफ़ॉल्ट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मोमबत्ती बनती है वो कैसे बनती है, बेलनाकार। ठीक है, तो हम बेलनाकार ही लेके चलेंगे। अब बेलन का आयतन है ये वाला, 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5, ये आ गया। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला है याद, बोलिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5, सही है, कंप्लीट है ना। अब इसमें मान रखिए, तो जो जो मान हमारे पास है पहले हम वो रख देते हैं, या ऐसा कर लेते हैं कि हमें h का मान चाहिए तो h के मान को हम रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ों का पक्षांतरण करके इधर भेज देते हैं। तो h को यहाँ रख लेते हैं और इन सब चीज़ों को पक्षांतरण करके हमने यहाँ भेज दिया, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं, h बराबर 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बटे में 22/7। भाई पाई है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 22 को तो यहाँ रखा, 7 को वहाँ रख दिया। आर की जगह पे क्या आएगा, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है देखिए, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1.4। तो 1.4 यहाँ आया, 1.4 यहाँ आया। इसके पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, इसके पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, कट गए। आप देखिए क्या क्या बचता है भाई, 11 से ही कट गया 2 बार, है ना, 7 से ही कट गया 2 बार, फिर और कुछ कट रहा है, 35 बच गया, 25 बच गया, 14 बच गया, और नीचे 11 नहीं कट रहा कुछ। 7 से, हाँ ये कट रहा है 7 से, इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, बस आप कुछ नहीं कट रहा। तो ये आ जाता है h बराबर आ गया, सीधा ही कर लेते हैं इसको, 25 पंजे 125 हो गया, और ये हो गया 8। तो इनको भाग दीजिए, तो 8 एकम 8 हो गया, है ना, 4 बच गया, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 5 हो गया, फिर 8 बटे 64, तो 6, ठीक है, 15.6 सेंटीमीटर, ये आंसर इसका हो जाता है। इसमें भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15.6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। और अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, और वो है क्वेश्चन नंबर 14। और ये कहें कि ये भी इसी शेप में ही है, कोई ख़ास अलग नहीं है, ऐसा ही है जैसे हमने अभी किए हैं। तो इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। देख, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है, वही जो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, तो कोई ख़ास काम नहीं है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए।
धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। धातु का एक गोला है, धातु कह देता है तो इसका मतलब वो ठोस है। धातु भरी हुई होती है ना धातु, तो 6 सेंटीमीटर है व्यास। व्यास कह रहा है, व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया व्यास पूरा। गोले को पिघलाकर एक समान, गोले को पिघलाकर, एक एक शब्द को पढ़ते जाइए, मतलब अपने आप निकलता जाएगा। गोले को पिघलाकर मतलब इस गोले को हम पिघला रहे हैं, पिघला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आयतन, गोले का आयतन निकालना है। क्लियर बात हो गई। फिर उसके बाद में पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाला परिच्छेद वाला तार बनाना है। तार आपने देखा हुआ है, तार की आकृति कैसी होती है, ऐसे ही तो होता है तार, हाँ, बेलनाकार। लेकिन जो इसकी त्रिज्या होती है वो बहुत पतली सी होती है, छोटी सी होती है बिल्कुल, और लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब तार तो सबने देखा हुआ है, तो इसके लिए कोई उदाहरण देने की ज़रूरत है नहीं। तार की जो मोटाई होती है वो बहुत कम होती है, मतलब उसका व्यास और त्रिज्या जो होती है वो mm में चलती है ना, mm सेंटीमीटर से कम होती है, तो mm में चलती है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में चलती है। लेकिन ये जो लंबाई है ये तो किलोमीटर में चलती है, मीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं तार को हम, क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े खंभे नहीं होते ये इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो ये 220 kV का जो तार होता है वो कितना लंबा चला जाता है, किलोमीटर तक चला जाता है ये। तो लंबाई बहुत ज़्यादा होती है पर इनकी जो मोटाई है वो होती है काफ़ी कम। ठीक है, तो हमें एक तार बनाना है और इस तार की जो लंबाई है वो 36 मीटर है। तार की लंबाई कितनी है, 36 मीटर। और देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर में चल रहा है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर आ गया, इकाई अलग हो रही है। ठीक है, तो हमें इकाइयों को सेम करना पड़ेगा। और फिर कहता है कि उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब तार की आपको त्रिज्या निकालनी है। तो हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल रहेगा। ये 36 मीटर है, इस 36 मीटर को हम लिख लेते हैं 3600 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर देते हैं मीटर को, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहले हम निकाल लेते हैं इसका आयतन, जो जो हमें दे रखा है पहले हम वो काम करते हैं। जैसे गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या दे दी 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ जाएगी ना, आधा हो जाएगा। तो व्यास तो दे रखा है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब गोले का आयतन निकालिए। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा, सूत्र बोलिए, सूत्र बोल लिया करो मन मन में ही, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुणा 22/7, आर क्यूब की जगह पर 3 गुणा 3 गुणा 3 घन सेंटीमीटर, यहाँ छोड़ दिया इसको, सही है। अब उसके बाद गोले का आयतन निकल गया, मतलब गोले को पिघला दिया, पिघला दिया। पिघलाने के बाद इतना लिक्विड आया हमारे पास, तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ को तार बनाना है, तो तार का कोई सांचा होगा, है ना, उसके अंदर इस लिक्विड को डाल दिया, वो लिक्विड डल गया, तो जब उसको जमाएंगे तो वो तार बन zaएगा। अब हम तार के बारे में बात करते हैं। ये जो तार बना रखा है हमने कि बेलनाकार तार, बेलनाकार तार की त्रिज्या निकालनी है हमको। इसको मान लेते हैं हम, त्रिज्या बराबर r मान लिया, इसमें r1 ले लो, इसको 2 बार r आ रहा है ना, तो इसको r1 ले लेते हैं, इसको r2 ले लेते हैं। ठीक है, ये r2 हो गया। और ऊंचाई, तार की ऊंचाई हमको दे रखी है 3600 सेंटीमीटर, मीटर में थी, किस में कन्वर्ट कर लिया, 3600 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसका आयतन निकालो। तो बेलन का या बेलनाकार तार का, बेलनाकार तार का आयतन कितना होगा, बेलनाकार तार का आयतन कितना होगा, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, उतना होगा जितना इसका लिक्विड होगा, है ना। जो द्रव पदार्थ इसके अंदर आया है उसी द्रव को तो हमने इसके अंदर भरा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना द्रव इसके अंदर था वही इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, तो इसका मतलब जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन इसका भी हो जाएगा। तो इसका आयतन तो हम निकाल चुके गोले का, वही आयतन किसका होगा, बेलन का भी होगा। तो 4/3 22/7 3 गुणा 3 गुणा 3 घन सेमी, ये होगा। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद में बेलनाकार तार का आयतन, तो
संख्यात्मक रूप में तो इतना आयतन है, लेकिन सूत्र तो कुछ और ही होगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये मान इसमें रखिए, तो 4/3 22/7 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए पाई से ये 22/7 कट गया, सीधा ही काट लेते हैं। पाई से 22/7 कट गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या को हम यहाँ रोक लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को हटा के इधर भेज देते हैं। तो आर स्क्वायर को तो हमने यहाँ रख लिया, और यहाँ बचा हुआ है 4/3। अब इस 3 को भी काट लो, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 3, और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ गया h। देखो ध्यान से, सही बात है ना भाई। पाई से ये 22/7 काट दिया, अगर मैं यहाँ पे पाई का मान रखता तो 22/7 ही तो आता, तो 22/7 कट गया दोनों पक्षों में, और आर स्क्वायर को यहीं रख लिया। h को हटा के हमने इधर भेजा तो h नीचे जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक है, ये आ गया। अब h का मान रखिए, तो h का मान है आर स्क्वायर 4 × 3 × 3, और h की जगह पर आ जाएगा 3600, है ना, ये वाला 3600 सेंटीमीटर। अब इसको काटिए, तो 3 से काट लेते हैं, 12 × 36 होता है, ये बच गए 1200। फिर 3 से इसको काट लिया, 400 हो गया। 4 से इसको काट लिया, 100 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर 1/100 आया। 100 नीचे है ना, ऊपर मत कर देना इसको। 100 नीचे आ रहा है, 100 नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/100। 1/100 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है ना, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। इसमें पॉइंट लगा देते हैं, तो r बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर का मतलब जानते हो? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर आ रहा है ये, है ना, तार बहुत पतला होता है, तो ये इसकी नाप होती है। और 14वां सवाल हमारा कंप्लीट होता है, और इसी सवाल के साथ में आपकी ये प्रश्नावली भी कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे को किसी उदाहरण वगैरह में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि ग्रुप में डाल दें भाई, कि कोई एग्जाम्पल में दिक्कत है तो हम उस एग्जाम्पल को भी अपने नेक्स्ट वीडियो जो भी हुआ करेगा उसमें ले लिया करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए जब तक। एक ये एग्जाम्पल नंबर 16 बता रहे हैं, इसको देखिए एक बार। एग्जाम्पल नंबर 16 है, तो वैसे तो सिंपल है, कोई ख़ास नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, निकालिए क्वेश्चन निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 16 है ना, 16.4 से पहले है। तो क्या दिया हुआ है इसमें कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों, गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 है, तो ये मान लेते हैं, माना पहले गोले की त्रिज्या, माना पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या बराबर r1, और दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर r2, ठीक है, ये दे दिया। फिर उसके बाद ये बोलता है कहाँ गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। तो यहाँ लिख देते हैं कि दिया है कि पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? दिया हुआ है पहले से ही 4/9, मतलब 4:9। तो जो अनुपात वाला होता है उसको अपन बटे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 4/9 हो गया। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैंने जब ये गोले वाली प्रश्नावली शुरू की थी तब आपको ये बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक ही होती है, गोले के लिए बात एक होती है, ठीक है। तो गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो यहाँ जाता है 4πr1² बटे में
4πr² बराबर 4/9 हो गया। अब देखिए 4π से ये 4π कैंसिल हो गया, है ना, क्या बच गया, r1² और r2² बराबर 4/9। दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, तो यहाँ जाता है r1/r2, यहाँ आ जाएगा 2/3। तो ये इनका त्रिज्याओं का अनुपात आया है, त्रिज्याएं नहीं आई हैं, त्रिज्याओं का अनुपात आया है, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन बनती है। फिर हमसे ये पूछा गया कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात। तो देखो एक तो मिस्टेक है इसमें पहले कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो ये तो आपको निकालना ही नहीं है, तो इसको तो काट देना पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो, और बच गया आयतन का अनुपात। तो हम आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। अब गोले का आयतन क्या होता है, अब तो सबको याद होगा, अब तो खत्म हो गई प्रश्नावली हमारी। तो गोले का आयतन मतलब पहले लिखते हैं, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन बराबर क्या होता है। अब देखिए गोले चाहे गोला कोई सा भी हो, पहला हो दूसरा हो कुछ भी हो, आयतन तो सेम रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr1³। 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहली त्रिज्या आ रही है इसमें, इसमें दूसरी त्रिज्या आएगी, तो 4/3 πr2³ आएगा, है ना। तो 4/3 πr1³ और 4/3 πr2³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, सही है। तो यहाँ से क्या बचा, r1³ और यहाँ से बच गया r2³। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब r1 और r2 का जो मान है अनुपात में ही मान है ये, है ना। तो इस मान को हमने यहाँ रखा, इन दोनों मानों को उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो ये आ जाता है 2 का क्यूब और ये आ जाता है 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अतः अनुपात बना 8:27, ठीक है। तो जो आयतन है उसका अनुपात निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 8:27, ठीक है। तो ये सिंपल काम था, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको ठीक करिए।